साथियों नमस्कार। गंभीर मुद्दों पे कुछ बात करेंगे। देश में जो मुद्दे घटित हो रहे हैं, 70 सालों की, 72 सालों की, 73 सालों की, वर्तमान की, प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे देश में घटना कैसे घटित हो रही है और प्रदेशों में क्या हो रहा है। असम, केरल में जो बाढ़ आ रही है उनके मुद्दों पर बात करेंगे। जो हमारी संस्थाओं के प्राइवेटकरण हो रहे हैं उन मुद्दों पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में कानून पस्त हैं, गुंडे मस्त हैं, उन पर बात करेंगे। लॉकडाउन के दौरान मध्यम वर्ग किस तरह परेशान हुआ, गरीब वर्ग किस तरह परेशान हुआ, मजदूर किसान किस तरह परेशान हुआ, इन मुद्दों पर बात करेंगे। साथियों सभी को नमस्कार। सहयोग नहीं, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और चल नहीं सकते तो रेंगिए, और अगर रेंगा भी नहीं जाता है तो आप अपना मौखिक रूप से समर्थन कीजिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो हौसला बढ़ाइए। साथियों, मेरे जितने भी अब तक लाइव हैं लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि वो लॉकडाउन में आदमी आराम से रहा और चिंतन करा, अध्ययन करा, तो उसने देखा कि देश में किस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और साधारण व्यक्ति के तौर पर ही मैं बातें करता हूं और साधारण लोगों से ही बातें करना पसंद करता हूं। और हम साधारण लोगों को ये मुहिम, जो सरकारें अच्छा काम नहीं करी है पिछले लंबे टाइम से, 70 सालों का आंकड़ा, और आज वर्तमान में क्या हो रहा है, हमें साधारण लोगों को मुहिम चलानी पड़ेगी। चाहे किसी भी स्तर पर मुहिम चलाएं, चाहे हम, अगर कोई भी व्यक्ति हो, मैं हूं, कोई अदर व्यक्ति हो, अगर कोई सही बातें करता है तो सही बातों का समर्थन करना चाहिए। उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संदेश पहुंचाएं कि जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो लोकतंत्र बनाया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, पब्लिक के लिए सरकारें बनाई गई थी, वो सरकारें अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रही हैं, नहीं निभा रही, ये हम साधारण लोगों को ही सुनिश्चित करना होगा। और मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी दोस्तों से, कि इस बात को, मेरी जो मैं बात शुरुआत करने वाला हूं, इसको आप शेयर पे जाइए, और शेयर जो ग्रुप होता है उस ग्रुप में भी शेयर कीजिए। ऑप्शन आएगा, जब आप शेयर लिंक करेंगे तो उसमें ग्रुप पे आएगा। ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा आपके मित्र की, आपके छोटे भाई की ये बात दूर तक जाएगी, और आप अपनी टाइम लाइन पे भी इसको शेयर कीजिए। अभिनव दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का टाइम सिर्फ आजादी से पहले का नहीं था, आज वर्तमान में भी इंकलाब की आवश्यकता है, बेहद ज्यादा आवश्यकता है। साथियों, आज मैं एक बात करता हूं कि हमारा स्टेट, हमारे भारत के अंदर बिहार, आसाम, केरल, बिहार के 12 जिलों में बाढ़ ग्रसित है। पहले 15-20 साल शासन लालू जी का रहा, और अब करीब 15 साल को होने को आ रहे हैं नीतीश गवर्नमेंट को। 30 साल नीतीश जी को हमारे बिहार के लोग इसलिए लेकर आए कि लालू जी ठीक प्रकार काम नहीं कर रहे थे, गुंडागर्दी का बड़ा माहौल था, उन्होंने भी हद कर दी थी गुंडागर्दी की वहां पर उनके लोगों ने। अब वहां के लोगों ने नीतीश कुमार को लाए, लेकिन आप ये घटना देखिए कि 12 जिलों में 5-5 फुट पानी, 6-6 फुट पानी भरा हुआ है। किस तरह की सरकारें हैं, किस तरह के कार्य हो रहे हैं ये। और अभी कल के टीवी में और परसों टीवी में तेजस्वी यादव जी वहां जा रहे हैं और लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हैं। तेजस्वी यादव इन पर हमला कर रहे हैं और वे इन पर हमला करते हैं। मैं ये कहता हूं, ये हमले कब तक चलेंगे? आप भी उसी तरह के थे, जब आपसे तरस आई तब इनको लाए, और ये भी उसी तरह के लोग हैं। मेरा लोगों से, साधारण लोगों से यह बात है कि जिन लोगों को हम आजमा चुके हैं उन्हें दोबारा चुनने की आवश्यकता नहीं है। इन लोगों पर जो लोकतंत्र के लिए सरकारें बनी, पब्लिक को सहूलियत देने के लिए सरकारें बनी, पब्लिक से टैक्स वसूलने के लिए सरकारें नहीं बनी, पब्लिक को कायदे में सहूलियतें देने के लिए सरकारें बनी। पब्लिक राज, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है ये कोई राजशाही नहीं कि हम रेवेन्यू कबूल करेंगे। लॉकडाउन के अंदर ये नहीं है कि कोई मोटरसाइकिल में हेलमेट नहीं ले रहा है या कोई मास्क नहीं लगा रहा, हम उससे चालान करेंगे और रेवेन्यू इकट्ठा कराएंगे सरकार के लिए। पुलिस सरकार के लिए नहीं है, पुलिस है पब्लिक के लिए, और सरकार भी पुलिस के लिए है। सरकार का काम टैक्स वसूलना नहीं होता, सहूलियतें देना होता है। तो साथियों, बिहार आज तक कितना विकसित हुआ है? भाजपा से पहले कौन थे? अगर मैं बात करूं, नीतीश से पहले लालू, उससे पहले कांग्रेस। क्या आज तक इन 73-74 सालों में हम अपनी नदियों पे, जहां बाढ़ आती है वहां पर बड़े बांध नहीं बना सकते? उन नदियों को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, अमित वशिष्ठ जी धन्यवाद, आभार भैया, बहुत ज्यादा आभार आपका।
हम उन नदियों को मेंटेन नहीं कर, अगर हम उन नदियों को मेंटेन और वहां पर बांध या पुल हम बनाते हैं तो आज जैसी दुश्वारियां वहां पर हो रही हैं ऐसी दुश्वारियां नहीं हो रही हैं। लोग बाग इतने इतने पानी में हैं, उनके घर डूब चुके हैं। कल्पना कीजिए, हम लोग तो पश्चिम यूपी में इतने स्वर्ग की जगह रह रहे हैं कि यहां कोई तकलीफ नहीं है, ना पानी की, ना किसी और भूकंप की, ना किसी और प्राकृतिक त्रासदी की। लेकिन एक कल्पना कीजिए, वो लोग हमारे भाई, हमारे देश के बासिंदे किस तरह बिहार में जीवन यापन कर रहे हैं और हम किस तरह ये नेता चेहरा लेकर टीवी पे आ जाते हैं, डिबेट करने लगते हैं। दूसरी बात, यही हाल केरल में है, यही हाल असम में है। कितनी दुश्वारियां हो रही हैं। और ये देखिए, अगर आप कुछ बात करेंगे तो इनके चेले चपटे भीम सीम और अंधभक्त हर लोग फेसबुक पे आ जाते हो। ये वे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास सिर्फ इन लोगों की बुराइयां या इन लोगों की कमियां उजागर करोगे तो ये आप पर सवाल करेंगे, जो सही बात होंगे उसका विरोध करेंगे। अशोक वकील साहब, आपका स्वागत है। दूसरी बात साथियों, जब इतने कार्य 72 सालों में मेंटेन नहीं करेगा तो हमारे कोई रजिस्ट्री नहीं लिखी गई कि हम इन लोगों को चुन के लोकसभा भेजें या विधानसभा भेजें। दूसरी बात, आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। हमने बसपा से त्रस्त होकर, सपा से त्रस्त होकर, कांग्रेस से त्रस्त होकर हम लोगों ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया। योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू में एंटी रोमियो फोर्स बनाई कि जिससे लड़कियों के साथ कोई इस तरह की घटनाएं ना हो। अनुराग चा जी नमस्कार, स्वागत आपका। कोई इस तरह की घटना ना हो। उन्होंने कुछ सही काम हुए पुलिस के द्वारा और कुछ गलत काम हुए। कुछ इस तरह भी अखबारों में आया कि भाई बहन थे, उनको भी इस तरह के साथ कड़ाई से पूछा गया, उनके साथ भी गलत तरीका पुलिस का इस्तेमाल हुआ। विपक्ष ने बड़ा हंगामा करा था उस वक्त, फिर वो प्रशासन शासन स्तर पर थोड़ा मामला डाउन हो गया। अभी ताजा उदाहरण पत्रकार जोशी साहब का गाजियाबाद का है। एक बड़ी घटना कि पुलिस पब्लिक की सुरक्षा के लिए है देश के अंदर, वो सिर्फ प्रभारी मंत्रियों के प्रोटोकॉल के लिए ही नहीं है, उनको सलूट करने के लिए, वो पब्लिक को सहूलियत देने के लिए पुलिस का निर्माण हुआ था। अब उसमें एक बात सामने आई है कि कल जब मैं टीवी देख रहा था, पत्रकार जोशी साहब, स्वर्गीय पत्रकार जोशी साहब की जो बहन है, उनका स्टेटमेंट टीवी में आ रहा था कि 1 साल से हम इन लोगों से परेशान थे। जिस दिन ये घटना हुई उस वक्त भी चौकी इंचार्ज को फोन किया गया। चौकी इंचार्ज वहां पर आते नहीं है। चौकी इंचार्ज जी कहते हैं कि भैया मेरी तबीयत खराब है जोशी साहब, मैं नहीं आ सकता। ये हमारे पुलिस वालों का किस तरह का रवैया है। पूर्ण बहुमत की सरकारें आ जाती हैं तो पूर्ण बहुमत की सरकारों में बहुत ज्यादा घमंड आ जाता है। 300 से ऊपर एमएलए हैं, अपने लोकल के नेताओं को कोई पावर नहीं दे रखी है, सिर्फ कि कोई हस्तक्षेप ना हो, सारी पावर अधिकारियों के। अधिकारी भी घमंड हो जाते हैं कि हमें कोई रोक टोक वाला है नहीं तो हम तो सुनेंगे नहीं पब्लिक की। ये इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं कितनी निंदनीय है और समाज के लिए कितनी क्षति वाली है ये कि समाज में इस तरह की घटनाएं घट रही है। हमारा समाज जो देहात से शहरों में बसा था वो इसलिए बसा था कि गांवों में हम सेफ नहीं है, शहरों में हम सेफ हैं। हम शहरों में रात को भी 12-1 बजे अपने यहां आते हैं तो हम सेफ रहेंगे। हमारा शहरों में हमारी सरकारें या हमारा समाज क्या शहरों में सेफ है? अगर सेफ होता तो 6-7 साल पहले निर्भया कांड ना होता। और अभी ये ताजा उदाहरण गाजियाबाद, एक उत्तर प्रदेश का बड़ा शहर है, भारत का एक बड़ा शहर है, वहां पर यह घटना होना बड़ी दुख वाली बात है। इस तरह की समाज में घटनाएं घटित नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, अगर सरकारें ये व्यापार, ये रोजगार जो महात्मा गांधी की सोच थी, जो चौधरी चरण सिंह की सोच थी, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सोच थी कि गांव की तरफ जाता है देश का विकास का रास्ता, कि गांव की तरफ जाता है देश का विकास का रास्ता, अगर ये गांव की तरफ रोजगार देते हमारे सरकार 73 सालों में, 72 सालों में, तो हमारे लोगों को शहरों में जाके बसना ना पड़ता और शहरों में जाके निर्भया वाले जैसे केस ना होते और जोशी वाले जैसे केस ना होते, तो ये सब घटनाएं ना घटती। सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सरकारों को गांव की तरफ, देहात की तरफ ध्यान चाहिए, क्योंकि गांव में, देहात में शर्म लिहाजें बची हैं, वहां इस तरह की घटनाएं नहीं घटती हैं। वहां पर किसी लड़की के, किसी को भी इस तरह की नहीं होते मामले, किसी के साथ इतने गलत असामाजिक कृत्य नहीं हो सकते हैं।
शहरों के लोगों को यह ध्यान देना पड़ेगा और हम लोगों को, जिम्मेदार लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी युवा पीढ़ी किस तरह जा रही है। अगर किसी का गार्जियन किसी के साथ और वो अकेले भी है, इस तरह की घटनाएं घटित क्यों हो रही है? हमारे समाज के बड़े जिम्मेदार लोगों को, जो वहां के एमपी है, जो वहां के लोकल नेता है, जो चेयरमैन है, वहां के मेयर है, एमएलए हैं, उन्हें लोगों को एक संगोष्ठी इस तरह की करनी चाहिए कि आपके लड़के, आपके बेटे रात को किस जगह खड़े हैं, जो वहां के पार्षद हैं, जो वहां के मेंबर हैं, ये सामाजिक स्तर पर इस तरह के मामले करने चाहिए कि इस तरह की घटनाएं घटित ना हो। पुलिस से अपराध नहीं रुक सकते हैं, सरकार के कैडे होने से अपराध नहीं रुक सकते हैं। अपराध रुकेंगे हमारी सोच से, अपराध रुकेंगे हमारे अध्ययन से, अपराध रुकेंगे हमारे संस्कारों से। साथियों, इन बातों को जो मैं कह रहा हूं, ये गंभीर बातें हैं। हमें लोगों को अपने समाज में इन पे चिंतन करना होगा, निर्णय करना होगा इन लोगों पर। दूसरी बात, बहुत सारे मामले 4, 5, 6 महीने से सरकार अधिक, जो हमारी सरकारी संस्थाएं थी, बैंक हो, रेलवे के मामले हो, और कुछ बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनका, बैंक हो, और सारे कई ऐसे मामले हैं जिनका सरकार प्राइवेटकरण करने जा रही है। देखिए, मैं एक बात बता देता हूं, 2007 में बहन कुमारी मायावती पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश की सरकारी मिलों का प्राइवेटकरण के प्राइवेट उद्योगपतियों को बेच दिया बहुत सस्ते में। सीबीआई जांच चल रही है, सब मामले सामने आ जाएंगे। पैसा, सरकार का मतलब होता है पब्लिक, पब्लिक का मतलब है देश। देश के पास जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं हैं, वे किसी नेता या किसी आईएएस, किसी आईपीएस की नहीं है, वे देश के 135 करोड़ लोगों की हैं। वे देश के 135 करोड़ लोगों की संपत्तियां हैं। अभी प्राइवेटकरण किया जा रहा है बैंकों का। हजारों करोड़, लाखों करोड़ तो सरकारों ने, जो पिछली सरकारें, जो वर्तमान सरकारें हों, बड़े बड़े उद्योगपतियों को हमारा पैसा, पब्लिक का पैसा, 135 करोड़ लोगों का पैसा उनको बर्तवा दिया। वो पैसा ले लेकर विदेशों में भाग गए। अब एनपीए हो रहे हैं, अब ये प्रोसीजर है, अब ये प्रोसीजर है। ये प्रोसीजरों में उछलता रहेगा क्या? क्यों ये प्राइवेटकरण हो रहे हैं? ये पब्लिक के हित के लिए कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या उनको प्राइवेटकरण के लिए कोई नीति, कोई नियमावली बना गई है कि पब्लिक के लिए वो किस तरह काम करेंगे? पैसा आपने, सरकारों ने हजारों करोड़, आईसीआईसी बैंक की सीईओ हैं, वो भी फंसी हुई हैं, उन पर भी केस चल रहे हैं, भीतर जेल में है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को कई लाख, हजार करोड़ दे दिया गया। अगर एक आदमी में बांट दें तो 1, 2, 3 लाख रुपए आ जाएंगे 135 करोड़ में। इतना बैंकों ने दे रखा है, इतना एनपीए हो रहा है। फिर इनके नियम है एनपीए का और चीजों का, किस तरह क्या क्या प्रोसीजर होगा, वो लीगल प्रोसीजर चलता है। पैसा तो निकल गया ना, पैसा तो हमारा चला गया। और मैं दूसरी यहां बात ये भी खोलता हूं, पहले कोई भी चार्ज बैंकों में लगता नहीं था। जब से ये लोग हमारे पैसे मारने लगे और वापस देने लगे, तो सभी बैंकों ने मिनिमम चार्ज रख दिया। सरकारी बैंकों वालों ने भी 1000, 2000 कर दिया, और प्राइवेट वालों ने, किसी ने 10,000, किसी ने 50,000। सर्विस के नाम पर मिनिमम बैलेंस के रूप से चार्ज से वो पैसा वसूल किया जाता, तो जो 1000 करोड़ रुपए दूसरे लोग ले रहे हैं, जो दूसरे लोग सालों से इनका बरत रहे हैं। दूसरी बात, प्राइवेटकरण क्यों हो? मैंने मायावती जी का आपको उदाहरण दिया, सबके दूध पानी का पानी हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी है, अगली बार ना आए। देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चुना कि हम दूसरी जो सरकारें से थे उनसे तरस आ चुके थे। हमें वो अच्छे नहीं लगे। हमें कांग्रेस वाले अच्छे नहीं लगे, हमें बसपा वाले अच्छे नहीं लगे, हमें सपा वाले अच्छे नहीं लगे, हमें लालू यादव बिहार में अच्छा नहीं लगा, इसलिए नीतीश कुमार को चुना। अब अगर नीतीश कुमार भी अच्छा कार्य नहीं करेंगे, हम नीतीश कुमार के अलावा दूसरे को लाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी भी कार्य नहीं करेगी, तो हम भारतीय जनता पार्टी का तीसरा विकल्प लेकर आएंगे, और तीसरा विकल्प भी इसी देश में से निकलेगा। और ना राहुल गांधी में वो टैलेंट नहीं, राहुल गांधी को तो हम देख चुके हैं पहले कि उनके कार्य किस तरह के थे। उन्होंने 23,000 करोड़ के घोटाले भी करे हैं, उनके लोगों ने और बड़े बड़े घोटाले भी करे हैं। 2011 में कर्नाटक में लोहा खनन हुआ, जिसमें करीब बड़ा खनन है, जिसमें चीफ जस्टिस की कमेटी में अध्यक्ष था, जिसमें 45 आईएएस फंसे, एक वर्तमान मुख्यमंत्री फंसा और पूर्व मुख्यमंत्री फंसा। तो ये सब मामले सामने हैं। हम साधारण व्यक्ति हैं
और साधारणतः व्यक्तियों की ही मैं बात करता हूं। मैं उन 5 करोड़, उन 5% लोगों की बात नहीं करता जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनका कोई ईमान नहीं है, जिनका कोई धर्म नहीं है, जिनकी कोई राष्ट्रीयता नहीं है। वो तो आज यहाँ है, कल विदेश में चले जाएंगे, हर जगह की नागरिकता है। मैं उन 5 करोड़ में वो सब एमएलए, सब चेयरमैन, सब मेयर, सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चेयरमैन, सब एमपी, सब एमएलए आते हैं। दूसरी बात, मैं आज एक बात और पूरा खोलता हूं यह मामला। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो दीनदयाल उपाध्याय थे संस्थापक, क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरह आज भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता है इस तरह का? मैं बात करता हूं कांग्रेस के शुरू के, आज नेताजी, आज चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती है, उनको भी नमन करते हैं। दूसरी बात, क्या हमारे जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आजादी में मेन भूमिका निभाई, चाहे कांग्रेस के सुप्रीम लीडर्स, कांग्रेस के संस्थापक उस वक्त नरम दल जिन्हें कहा जाता था, बाल गंगाधर तिलक हो, पंडित मदन मोहन मालवीय हो, महात्मा गांधी जी हो, नेताजी चंद्रशेखर बोस हो, और तमाम नेता, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे लाला लाजपत राय हो, और ये सब तमाम नेता, मैंने जिन लोगों के नाम गिनाए कांग्रेस के जो संस्थापक थे, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी, क्या उनके जैसे आज नेता कांग्रेस के अंदर है क्या? अगर कांग्रेस उन जैसे नेता आज कांग्रेस में, तो कांग्रेस का यह हाल नहीं होता और हमारे देश का यह हाल नहीं होता। अगर श्यामा प्रसाद जैसे या दीनदयाल उपाध्याय जैसे या उड़ीसा वाले जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं जो साइकिल पर चलते हैं उनके जैसे, या जो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनके जैसे लोग भाजपा में आ जाएं, तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत वाकई में विश्व गुरु बन जाएगा। हमें ईमानदार नेताओं की जरूरत है, हमें कमीशन खाने वाले भ्रष्ट नेताओं की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने पिछड़ों का, दलितों का आंदोलन चलाया, समतावाद का नारा दिया। क्या उस तरह के नेता आज जो इस आंदोलन को चला रहे हैं, जो उनके उत्तराधिकारी अपने आप को मानते हैं, क्या उनकी विचारधारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी है क्या? बताइए, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी उनकी सोच है क्या? तो फिर किस लिए चुने हम उनको? दूसरी बात, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो संस्थापक थे, जिन्होंने समाजवाद का नारा दिया, जिनके पास अपना घर तक नहीं था, पूरे देश का भ्रमण करते रहते थे, क्या आज की वर्तमान समाजवादी पार्टी, उनके उत्तराधिकारी उनके विचारों से सहमत हैं क्या? अरे उनके पास तो मकान भी नहीं था, देश को सारी चीजें समर्पित कर दी थी, देश के लिए समर्पित थे वो। पर लेकिन आज के तथाकथित नेता जो समाजवादी और उनको अपना उत्तराधिकारी बताते हैं, क्या वो उनके उत्तराधिकारी वाकई में विचारों से, सोच से है क्या? तो साथियों, ये सारी बहुत गंभीर बातें हैं और मैं ये कहता हूं, ये बातें आप दूर दूर तक पहुंचाएं, इस मुहिम से जुड़िए। मैं भी आपकी तरह का एक साधारण व्यक्ति हूं, आपकी नॉर्मल व्यक्ति हूं, मध्यम वर्गीय परिवार हूं। इस लॉकडाउन में जितना एक गरीब और एक मध्यम वर्ग पे, एक मजदूर पे, किसान पे जितना लोड पड़ा है, उन 5 करोड़ लोगों पे, उन 5% नेताओं पे, बड़े बिजनेसमैनों पे, उन उद्योगपतियों पर नहीं पड़ा। जो लोड हम पर पड़ा है, जो भार इस लॉकडाउन पर हम पे पड़ा है, वो उन लोगों पर नहीं पड़ा है। उन्होंने तो इस देश की संपत्तियां लूटी है जो हमारे हिस्से की थी, जो 130 करोड़ लोगों की हिस्से की संपत्ति थी, वो उन 5% लोगों ने लूटी है। साथियों, इस मुहिम से जुड़िए। साथियों, आप जिस स्तर पे भी हैं, ये बातें उठाइए, सोशल साइट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से, अखबार में अपने आर्टिकल छपवाने के माध्यम से, अपने लेख छपवाने के माध्यम से, ये सब जो साधारण लोगों की जो घटनाएं प्रदेश में, देश में हो रही हैं, इनके खिलाफ अब जुड़िए। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले अखबारों में कोयले के ऊपर बड़ा बात चल रहा था कि हमारे जो जंगलों में कोयला खाने हैं उन्हें क्यों खोदा जा रहा है, कि जब एक्स्ट्रा हमारे पास, बिल्कुल बात सही है, हमारे जिले के, बागपत जिले के मशहूर मैग्सका पुरस्कारी श्री राजेंद्र सिंह ने ये बात, उनका आर्टिकल छपा और वो बड़े स्तर पे प्रकृति के लिए काम करते रहते हैं। वर्ल्ड लेवल पर उन्होंने जल बचाने के लिए कार्य कर रखे, बहुत बड़ा उनका संगठन है। साथियों, जब हमारे पास कोयले की अपनी कंपनियां हैं, तो हम ठेका उन्हें क्यों नहीं देते, प्राइवेट वालों को क्यों देते हैं? जब आपने हर चीज ऑनलाइन कर दी, हर चीज प्रोसीजर के तहत, तो प्रोसीजर के तहत क्यों नहीं चलते? जब हमारे पास पर्याप्त में कोयला खाने हैं, तो हमें अपने जो जंगल हैं
प्राकृतिक संसाधन हैं जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड खाने में बहुत ज्यादा सहायक हैं, उनको हमें उजाड़ने की क्या आवश्यकता है। सरकारें एग्जाम्पल दे रही हैं कि हमारे लॉकडाउन में हमारी देश की आर्थिक स्थिति बहुत डाउन हो गई है, देश को विकास करने के लिए हमें जो अपनी प्राकृतिक संपदा है उनको खोलना पड़ेगा, उन्हें बेचना पड़ेगा, रुपया पैसा आएगा तो विकास होगा। अब तक इन 73 सालों में लोहे की खनन नहीं हुई क्या? रेतों के अवैध खनन नहीं हुए क्या? स्टीलों के अवैध खनन नहीं हुए क्या? तांबे के अवैध खनन नहीं हुए क्या? कोयले के अवैध खनन नहीं हुए क्या? सोने के अवैध खनन नहीं हुए क्या? ये आज तक इतने अवैध खनन हो चुके हैं, इनसे हमारा देश कितना विकास हो गया। अगर जितना बड़ा घोटाला कर्नाटक में 2011 में लोहे खनन में हुआ था, अगर वो पैसा बांट दिया जाए 135 करोड़ व्यक्तियों में थे, तो मैंने एक दिन हिसाब लगाया था 52 हजार एक आदमी पाता है, सिर्फ 2011 में जो अवैध खनन हुआ। मैं ये कहता हूं जितनी प्राकृतिक संपत्तियां हैं ये सब पब्लिक की हैं। अगर आपको विकास करना है तो हर पब्लिक को दे दिया जाए, सरकार को दे दिया जाए, सरकार अपने आप लेना। प्राइवेट लोगों को क्यों दे रहे हैं? प्राइवेट लोगों को इसलिए देती है क्योंकि कमीशन तय हो जाते हैं इन लोगों के। कुछ कार्य पिछली सरकारों को भी ऐसे थे बड़े स्तर पर, और कहीं कुछ कार्य इन सरकारों के भी इस तरह के हैं। तो मेरा सिर्फ यही कहना है अपने साथियों से, फेसबुक पर जितने भी मेरे दोस्त मेरे साथी यहां जुड़े हुए हैं बड़ी तादाद में, अपने स्तर पर किसी भी सरकार किसी भी पार्टी की टोपी मत लगाइए। हमें सरकारों ने, हमें पार्टियों ने, हमें कोई विधायक और एमएलए नहीं है कि हम उनके जो झूठी बढ़ाई हमारे, हम एक साधारण व्यक्ति हैं। हम अपनी नौकरी करते हैं, हम अपनी वकालत करते हैं, हम अपनी खेती करते हैं, हम अपनी मजदूरी करते हैं, हम अपना भाड़ा करते हैं और अपने घर में सुख चैन से रहते हैं। लेकिन जो कोई नेता या कोई पार्टी या कोई भी सरकारें गलत करेंगे तो हम अपना सोशल साइट के माध्यम से और मंचों के माध्यम से हम आवाज उठाएंगे। और मेरा सभी साथियों से यह कहना है कि आप अपने स्तर पर आवाजें उठाएं, बड़े स्तर पर आवाजें उठाएं, हर तरीके से आवाज उठाएं, हर माध्यम से आवाज उठाएं। साथियों, जो झूठ, जिनको कमीशन, जिनको चमचागिरी करने की आदत है, जिनको अंधभक्ति की आदत है या जिन्हें भीम भीम बनने की आदत है, वो लोग होंगे जिन्हें 2007 में विधायक ना रहते और एमएलसी ना रहते हुए 70 लोगों को मंत्री बना दिया जाता है बसपा गवर्नमेंट में, और उनकी सैलरी 2 लाख रुपए महीना उन पर खर्चा होता है। प्रत्येक एमपी पे 2 करोड़ रुपए मेंटेनेंस, सिर्फ फ्लैट और गाड़ी और फोन के मेंटेनेंस के लिए सरकार प्रत्येक केंद्रीय मंत्री को और राज्य मंत्री को पैसा मिलता है। किस बात के लिए मिलता है? और उनके सीए, उनके चार्टर, उनके अकाउंट वो हिसाब लिखते रहते हैं कि 2 करोड़ रुपए किस तरह बनाए। अभी लॉकडाउन था, बड़े बड़े एमपीओ ने मैं इतना दान दे रहा हूं, बड़े बड़े एमएलए ने मैं इतना दान दे रहा हूं। क्या मतलब है भाई? आप अपने व्यक्तिगत कोष से पैसा दे रहे हैं क्या? पब्लिक का पैसा फिर वाहवाही किस बात की लूट रहे हैं? अरे आप लोग को तो शर्म आनी चाहिए कि आप लोग 100 करोड़ 50 करोड़ के आदमी हैं, अपने चुनाव में 4-4 5-5 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। आपको ना सैलरी लेनी चाहिए, ना गाड़ी की सुविधा लेनी चाहिए, ना फ्लैट की सुविधा लेनी चाहिए। ये तो आपको छोड़ देना चाहिए। राजनीति का मतलब है शौक सेवा। शौक भी ऐसे ही होता है और सेवा भी ऐसे ही होता है। ना शौक में लालच देखा जाता है, ना सेवा में लालच देखी जाती है। तो साथियों, मेरा जो भी मैंने मुद्दे उठाए हैं प्रदेश, उत्तर प्रदेश के या बिहार के या बाढ़ के, या जो भी कमीशन खोरी हो रही है बड़े स्तर पर, जहां मैं 1000-2000 की बात, कमीशन की बात नहीं कर रहा, जहां हजारों लाखों करोड़ की बात होती है। हम एक छोटे से चोर से तो नफरत करते हैं जो 500-1000 रुपए चुरा लेते हैं कि ये तो चोर है, लेकिन हम जो ये लाखों करोड़ के घोटाले कर रहे हैं, हम इनका बड़ा सम्मान कर रहे हैं। हमारे समाज में कमियां हैं। हमारे समाज में अपने बच्चों को सही शिक्षा देनी चाहिए और अपने आप चिंतन करना चाहिए कि हम लोग किस साइड में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। तो हमें इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और साथियों, अपने स्तर पे इस मामले को पूरा उठाओ, हर स्तर से उठाओ, अपने शहर से उठाओ, अपने गांव से उठाओ, और मेरी इस बात को जहां तक भी दूर दूर तक पहुंचती है वहां तक पहुंचाओ। दूसरा मामला, इस लॉकडाउन में गरीब, किसान, मध्यम वर्ग जितना पिसा है उतना कोई मामला नहीं, कोई और वर्ग नहीं पिसा है। रईस वर्ग पे तो कोई इस चीज का फर्क ही नहीं पड़ा। दूसरी बात, अभी सिस्टम चल रहा है, अगर लॉकडाउन लंबा बढ़ता है और ये कोरोना वायरस इसी तरह रहता है तो बहुत सारी संस्थाएं नहीं चलनी है। जैसे हमारी कचहरियां हैं, जैसे हमारे स्कूल हैं, जैसे हमारे कॉलेज हैं, जैसे हमारे प्राइमरी स्कूल हैं कि वहां पर अध्यापकों को बुलाया जा रहा है लेकिन बच्चे नहीं आ रहे। जब वहां पर अध्यापकों की कमी है तो बच्चों को या इस तरह को मोबाइल से या किसी और तरीके से उनको, जो सरकारी स्कूल है वहां तक टीचरों द्वारा उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए। या आप जो अध्यापकों को फीस दे रहे हैं इतनी किस लिए दे रहे हैं? दूसरी,
ये जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज खोले गए, पहले तो सरकार ने अपने जो सरकारी स्कूल है वहां पर ध्यान नहीं दिया, फिर ये इनका शिक्षा का प्राइवेटकरण हो गया। अब जब प्राइवेट स्कूलों में भी अध्ययन नहीं हो रहा है, प्राइवेट कॉलेजों में भी अध्ययन नहीं हो रहा है, तो किस बात के लिए फीस और नोटिस और फोन किए जा रहे हैं? जब स्कूल नहीं तो किस बात के लिए आप प्राइवेट बच्चों से, उनके अभिभावकों से, उनके माता पिता से, उनके पेरेंट्स से किस बात के लिए फीस ले रहे हैं? सरकार को यह नीति बनानी चाहिए कि लॉकडाउन के अंदर किन चीजों पर लागू होना है और किन चीजों पर लागू नहीं होना है। यह लॉकडाउन लंबा चलना है, जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, कोरोना वायरस लंबा चलना है। तो हमें उन संस्थाओं को, जैसे कचहरी है जहां पे भीड़ लगती है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई 20-25 दिन, महीना भर पहले आ गई थी कि किसी भी अदालत में फेस टू फेस कोई भी सुनवाई नहीं होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। जब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, तो हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, वीसी के जरिए ही करना चाहिए ना। और इससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा कचहरियों का। विकास दुबे जैसे अपराधी भी नहीं पनपेंगे, उन्हें बेल भी नहीं मिलेगी, भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी। तो सरकार को इन तरफ ध्यान देना चाहिए। और साधारण, आज मैं ये कहता हूं, आप जितने भी साधारण लोग हैं इस देश में, 130 करोड़ लोग साधारण, उन्हें विपक्ष या किसी नेता के पास जाने की जरूरत नहीं है। नेताओं की लीलापोची मत कीजिए, सोशल साइट पे आइए और बोलिए जो भी आपको बोलना है। अगर समाज में कुछ गलत कर रहा है तो सोशल साइट पे आओ और बोलिए, इस मुहिम में जुड़िए साथियों, ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम में जुड़िए। जो भी गलत हो रहा है उस गलत पर इंकलाब, हल्ला बोलिए फेसबुक के माध्यम से साथियों। तो साथियों, मेरा निवेदन यही था कि इस वीडियो को, और आप भी जो मेरी बातें हैं अगर आपको सही लगती है, मेरी विचारधारा आपको सही लगती है, जितने मेरे साथी हैं, सहारनपुर में हो, चाहे मेरठ में हो, चाहे इटावा मैनपुरी में हो मेरे साथी, चाहे लखनऊ में मेरे कुछ साथी हो, चाहे दिल्ली से मेरे कुछ साथी देख रहे हो, चाहे गाजियाबाद से देख रहे हो, मेरे जितने भी साथी हैं, इस पर अगर आपको सहमत हो तो आप भी अपने फेसबुक पर इसको टैग कीजिए, शेयर कीजिए, और आप भी अपने विचार इस तरह के मुहिम से अपने लोकल प्रशासन पे जुड़िए और अपने विचारों से लोगों को अवगत कराइए, सरकारों को अवगत कराइए। RGIS के माध्यम से और चीजों के माध्यम से, सरकार के जितने पोर्टल हैं वहां पर मेल भेजिए, सरकारों को दिखाइए कि साधारण व्यक्ति जागरूक है, वो जान चुका है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो धन्यवाद साथियों, नमस्कार साथियों। अच्छा साथियों, नमस्कार। और आप इस मुहिम में अपने अपने स्तर से आगे बढ़िए, मुहिम को आगे बढ़ाइए, और जो भी आपको गलत लगता है उसका आप अपने सोशल साइट के माध्यम से विरोध कीजिए, जिस स्तर भी आप कर सकते हो, चाहे अखबार के माध्यम से करें, डाक के माध्यम से करें, इंस्टाग्राम के माध्यम से करें, व्हाट्सएप के माध्यम से करें, फेसबुक के, बहुत सारे सोशल मंच हैं, बहुत सारे सामाजिक मंच हैं कि जहां से आप विरोध अपना सरकारों के प्रति या नेताओं के प्रति कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।